नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। 91 नंबर का प्रश्न है। इससे पहले के हमने पढ़ लिए थे। रंग दर्शन के रचनाकार हैं। इसमें अधिकतर रचनाओं के सुमेलित करने के प्रश्न जो है वो इसमें आएंगे। रंग दर्शन के रचनाकार हैं तो वो नेमिचंद्र जैन की रचना है रंग दर्शन। और इन्होंने नाटक के संदर्भ में काफ़ी कार्य किया था। एक पत्रिका भी निकाली थी, नटरंग। नटरंग पत्रिका जो है उसके संपादक भी थे नेमिचंद्र जैन, जो नाटक से संबंधित हैं। और ये जो साहित्यकार हैं ये नाटक से संबंधित हैं। मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण, नेमिचंद जैन। रंग दर्शन जो है वो नाटक से ही संबंधित है। और जयदेव तनेजा, शायद नाम नहीं सुना होगा, डॉक्टर जयदेव तनेजा हैं ये। और दिल्ली विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हैं, पीएचडी किए हुए हैं। और इन्होंने मोहन राकेश के साहित्य के ऊपर काफ़ी संपादन कार्य किया है। संपादन कार्य जो है वो किया है और अकादमी के कई पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। तो रंग दर्शन जो है वो नेमिचंद जैन जो है वो इसके रचनाकार हैं। ये देखिए, एक कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और उनके इतिहास से काफ़ी प्रश्न जो है वो इस पेपर में आए हुए हैं कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। और ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो वो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। और हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, वो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र के हैं? देखिए, विद्यानिवास मिश्र एक बहुत अच्छे निबंधकार थे और चितवन की छाह उनका निबंध है, निबंध संग्रह है। तुम चंदन हम पानी, ये इनका निबंध संग्रह है। और कदम कदम की फूल डाली, ये भी विद्यानिवास मिश्र का है। यानी ए से और ये इनकी निबंध संग्रह है। गवई गंध जो है वो विवेकी राय का निबंध संग्रह है। और निषाद बांसुरी जो है वो कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है। प्रश्न देखिए, नागरी प्रचारणी सभा से संबंधित प्रश्न है। नागरी प्रचारणी पत्रिका से संबंधित है। नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी में, उसी की पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका। से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो यह 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप से प्रारंभ हुआ। यानी त्रैमासिक रूप से 1896 में प्रकाशित हुआ था। और प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। ये भी सही है। 1920 में यह पत्रिका मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। 1920 में मासिक रूप से प्रकाशित होने लगी। ये गलत है, क्योंकि ये 1907 से प्रकाशित होने लगी थी मासिक। तो ये कथन इसका गलत है। यह एक शोध पत्रिका है, हमें ध्यान में रखना है। नागरी प्रचारणी पत्रिका शोध पत्रिका है। और 1896 में शुरू हुई थी और 1907 में मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी थी। हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये कथन किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, जो इन्होंने महावीर प्रसाद जी के संदर्भ में कहा है। पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प है। तो देखिए, इसमें ये पहला ही असंगत है। ये अभी मैंने चर्चा की थी कि रंग दर्शन के लेखक नेमिचंद्र जैन जो है वो नटरंग पत्रिका के संपादक थे। तो नटरंग के संपादक नेमिचंद जैन थे, मोहन राकेश नहीं थे। तो ये असंगत है। सारिका के अवध नारायण मुदगल हैं। नई कविता के जगदीश गुप्त हैं। आलोचना के नामवर सिंह हैं। प्रश्न देखिए, हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है हिंदी पत्रकारिता के संदर्भ में। सुमित्रानंद पंत ने रूपाभ का प्रकाशन किया, ये सही है।
सरस्वती के प्रकाशन का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 ईस्वी में संभाला। ये गलत है, 1900 ईस्वी में नहीं, 1903 में संभाला और 1920 तक किया। 1903 से लेकर 1920 तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन का कार्य जो है वो संभाला था। हंस का प्रकाशन प्रेमचंद ने प्रारंभ किया। हंस अब भी वर्तमान में भी प्रकाशित होती है और उस पत्रिका पे लिखा होता है कि इसके संस्थापक प्रेमचंद थे। 1930 में इन्होंने हंस का प्रकाशन जो है वो शुरू किया था। इंदु का प्रकाशन जयशंकर प्रसाद ने किया था। ये देखिए सुमेलित का प्रश्न आ गया। कहानी आंदोलन और उनके प्रवक्ता या पुरोधा को सुमेलित कीजिए। यानी कहानी आंदोलन जो थे उनके प्रवर्तक, प्रवक्ता या उनके पुरोधा लेखक जो है उनको सुमेलित करना। समानांतर कहानी जो है वो कमलेश्वर थे। सक्रिय कहानी जो है वो राकेश वत्स इसके पुरोधा थे। सचेतन कहानी के महीप सिंह जो है वो पुरोधा थे और ए कहानी के गंगा प्रसाद विमल एवं अन्य। गंगा प्रसाद विमल तो था ही ए कहानी का, एवं अन्य, अन्य यानी दूसरा भी है। दूधनाथ सिंह को हम मान सकते हैं, उनकी रीछ कहानी जो है वो ए कहानी आंदोलन से संबंधित थी। तो दूधनाथ सिंह, गंगा प्रसाद विमल ए कहानी आंदोलन से संबंधित है। प्रश्न देखिए, संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। मैंने कहा था इसमें सुमेलित करने वाले प्रश्न जो है वो अधिक है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी सही है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया की संस्मरणात्मक रचना है। कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय की नहीं है, अमरकांत की है, इसलिए ये असंगत है। चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक एक रचना है। प्रश्न देखिए 100 नंबर का प्रश्न है कि कृति एवं कृतिकार को सुमेलित कीजिए। रचना एवं रचनाकार को सुमेलित कीजिए। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आता है और कंफ्यूज कर देता है। दो रचनाएं हैं। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा है और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह हैं। ये हमें ध्यान में रखना है इन दोनों रचनाओं को। नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुक्तिबोध की रचना है। तो ये हमें सुमेलित के प्रश्न में आते हैं। कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? तो वो विषाद योग नहीं है, क्योंकि विषाद योग जो है वो कुबेरनाथ राय का है। कुबेरनाथ राय भी एक बहुत अच्छे निबंधकार थे और विषाद योग जो है वो उनका एक निबंध संग्रह था। कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं, निबंध रचनाएं हैं। प्रश्न देखिए, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? ये है चित्रा मुदगल की। चित्रा मुदगल की ये रचना है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है वो मिला है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। सुमेलित का प्रश्न आ गया। औपन्यासिक कृतियों का रचनाकारों से मिलान कीजिए। औपन्यासिक का मतलब उपन्यास की रचना है। कुरु कुरु सभा जो है वो मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी का है और काला जल जो है वो सान्नी का है। सान्नी का पूरा नाम गुलशेर खां सान्नी था। गुलशेर खां सान्नी जो है इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुआ है काला जल, और हिंदी के 10 कालजयी उपन्यासों में इसका नाम आता है काला जल का, जिसके लेखक थे सान्नी। सान्नी यानी गुलशेर खां सान्नी। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। ये देखिए, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। सुसंगत कीजिए किसको? रचनाओं को सुसंगत करना है। कुछ कही कुछ अनकही शीला झुंझुनवाला की रचना है और मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की रचना है और अपने अपने पिंजरे जो है वो मोहनदास नैमिषराय की रचना है और कस्तूरी कुंडल बसय मैत्रेयी पुष्पा की। ये आत्मकथात्मक रचनाएं हैं। आत्मकथात्मक रचनाएं हैं।
इनके प्रश्न जो है वो खूब आते हैं। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, बिहारी रत्नाकर जो रचना है उससे संबंधित है। कहता है कि जितने जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई और ग्रंथ नहीं हुआ है। तो वो बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में जो है, संपादित ग्रंथ के संदर्भ में ये कथन जो है वो इन्होंने कहा है। 106 का प्रश्न है, ये भी असंगत का चयन करना है इसमें, कि किस विकल्प में रचना और उसमें वर्णित चरित्र नायक असंगत हैं। देखिए, स्मृति के झरोखे से भारत भूषण अग्रवाल से संबंधित चित्रण है इसमें, और महा महामानव महापंडित ये राहुल सांकृत्यान से है, ये असंगत है। ये मदन मोहन मालवीय से संबंधित नहीं है, बल्कि महामानव महापंडित जो है वो राहुल सांकृत्यान की जीवनी है। स्मृति के झरोखे में भारत भूषण अग्रवाल की जीवनी है। वट वृक्ष की छाया में अमृतलाल नागर की जीवनी है, और मरुभूमि का वह मेघ घनश्याम दास बिड़ला की जीवनी है। तो हमें ये प्रश्न देखिए, एक बूंद सहसा उछली यात्रा व्रत के लेखक हैं, तो वो अज्ञेय की है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की यात्रा वृतांत की रचना है एक बूंद सहसा उछली। दूसरी है अरे यायावर रहेगा याद। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन देखिए सही कौन सा नहीं है। पहला प्रश्न है कि पहला गिरमेटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह का आंदोलन का चित्रण है, बिल्कुल सही है। खंजन नैन नागर अमृतलाल नागर की का उपन्यास है जो सूरदास का जीवन व्रत चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की जो रचना है औपन्यासिक रचना है, उपन्यास रचना है, स्त्रियों का महिमा मंडन किया है, ये गलत है। इसमें नर और नारी दोनों का समान रूप से जो है वो इसमें प्रभाव जो है वो बताया है, और दोनों की समान रूप से आवश्यकता जो है वो होती है, ये इसमें बताया गया है अर्धनारीश्वर में। ये देखिए सुमेलित करने का प्रश्न है, नाट्यकर्तियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए। खजुराहो का शिल्पी जो है वो शंकर शेष का नाटक है। कर्फ्यू जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। दुलारी बाई जो है वो मणि मधुकर की रचना है, और ख्याल भारमली हमीदुल्ला का नाटक है। रचनाएं देखिए, कहानी और कहानीकार का जोड़ा सुमेलित कीजिए। छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की है। मलबे का मालिक मोहन राकेश की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है, और खोई हुई दिशाएं जो है वो कमलेश्वर की कहानी है। ये देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को तत्संबंधी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। विधा के साथ सुमेलित करना है तो चेतना के बिंब नगेंद्र का संस्मरण की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय की यात्रा साहित्य की पुस्तक है। प्रेमचंद घर में शिव रानी की प्रेमचंद की जीवनी है, और राहुल सांकृत्यान की मेरी जीवन यात्रा एक आत्मकथात्मक रचना है। तो ये प्रश्न जो है वो सही हो गए। 12 नंबर का प्रश्न है जो कि सुमेलित करना है रचनाओं को। देखिए, मंजुल भक्त जो लेखिका है उसका उपन्यास है अंतिम बयान। सूर्यबाला जिनको हाल ही में व्यास सम्मान मिला है 2024 का, यामिनी कथा जो है वो इनका उपन्यास है। कुसुम अंसल की का उपन्यास है धुएं की ईमानदारी, और उषा किरण खान जो है उसकी रचना है जलधार। ये महिला लेखिका ही हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही कौन सा नहीं है? और ये जो रचनाएं हैं उपन्यास हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों से संबंधित हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा
पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है, ये गलत है। कल्पनाश्रित तो कैसे हो सकता है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था संस्कृत का बाणभट्ट, उसके जीवन के ऊपर है, तो ये पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। इतिहास का अंश इसमें बहुत ज़्यादा है। ऐतिहासिक बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है, गलत कथन है। देखिए, चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद की प्राज्य के बाद का समय चित्रित है, और पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है। ऐनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो ये इनके 4 उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और ऐनाम दास का पोथा। ये देखिए, प्रेमचंद प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो वो ये सही अनुक्रम है, सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ, रंगभूमि 1925 में, कर्मभूमि 1932 में और गोदान 1936 में। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। प्रश्न है, नाभादास की भक्तमाल से संबंधित तथ्य सही नहीं है। नाभादास कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रामाणिक रचना मानी जाती है, बिल्कुल मानी जाती है, क्योंकि नाभादास जो है उसकी भक्तमाल में ये 1585 में लिखी गई थी। भक्तमाल जो है वो 1585 ईस्वी में इन्होंने लिखी है, और 200 भक्त कवियों का इसमें 6 छंद में जो है वो वर्णन किया गया है, जीवन चरित किया गया है, और छंदों की संख्या भी 316 निश्चित है। 316 छंदों के अंदर जो है वो 200 कवियों का 6 छंद में जीवन चरित इसमें है। इसके पूर्वार्ध में कलियुग से पहले के भक्तों का उल्लेख है, ये तो सही है। इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है। ये देखिए, इतिहास की दृष्टि से उत्तरार्ध अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका मतलब उत्तरार्ध में इतिहास का समावेश है। तो उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों संतों का विस्तृत जीवन वृत्त है, विस्तृत जीवन वृत्त है, ये गलत है। ये यहां पर चौथा कथन जो है वो गलत है। प्रश्न देखिए, कौन सा विवरण सही नहीं है? विवरण दिए गए हैं, और विवरण है इतिहास ग्रंथों से संबंधित। गारसद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया है, ये कथन गलत है। काल कर्मानुसार नहीं किया, बल्कि वर्णानुक्रम पद्धति में किया है, यानी वर्णानुक्रम पद्धति में उन्होंने किया है, कालक्रम में नहीं किया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, ये सही है। जॉर्ज गिरिसन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित किया गया है, किशोरीलाल गुप्त ने किया है। ये देखिए, जॉर्ज गिरिसन ने कवियों और लेखकों को काल कर्मानुसार वर्गीकृत किया है, ये सही है। ये कथन गलत है। प्रश्न 117 का आ गया, इतिहास का इतिवर्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है, यह कथन किसका है? यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? ये देखिए, मिस्र बंधु विनोद मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है, 4 भागों में प्रकाशित है। इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं, और उनके साहित्यिक मूल्य का महत्व का मूल्य आंका गया है, ये सही है। इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग संवत 1991 विक्रम संवत में प्रकाशित हुए, बिल्कुल सही है। इसके पहले भाग जो है वो 1913 में, और चौथा भाग 1934 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। पहले 3 भाग 1913 में, चौथा 1934 में। ये देखिए, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, ये भी सही है। और इसमें चारों भागों में लगभग 3000 कवि नहीं, बल्कि 5000 लगभग कवि जो है वो विवरण मिलता है, तो ये कथन गलत हो गया। प्रश्न देखिए, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने श्यम अवहट कहा था, तो अवहट किसकी भाषा है? अवहट तो विद्यापति की कीर्ति लता
की है, ये कीर्तिलता है, कि इस पुस्तक की भाषा को कवि ने सम अवहट कहा था और इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृति के संदर्भ में है? वो विद्यापति की कीर्तिलता से है। ये देखिए, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। देखिए, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा ही निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी इनके कथनों के प्रश्न भी खूब आ रहे हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे, राहुल सांकृत्यान। देखिए, हिंदी काव्य धारा किसकी किताब है? राहुल सांकृत्यान की है। उसी से ये कथन लिया गया है। असंगत का प्रश्न फिर आ गया है। देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास ने नहीं लिखी, नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का है और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका, और जिसके लेखक हैं राजबली पांडे। ये हमें ध्यान में रखना है। यानी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 भागों में प्रकाशित हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ है, और इसके पहले भाग का नाम है हिंदी साहित्य की पीठिका, जिसके लेखक हैं राजबली पांडे। और हिंदी भाषा का विकास इसका दूसरा भाग है, जिसके लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। बहुत अच्छा कथन है, बहुत सी परीक्षाओं में आया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सुमेलित का प्रश्न फिर आ गया। हिंदी का प्रथम कवि सुमेलित कीजिए। इतिहासकारों के अनुसार शिव सिंह सेंगर जो है वो पुष्पदंत या पुष्य या पुंड को मानते हैं पहला कवि। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को पहला कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यान जो है वो सरहपा या सरहपाद को मानते हैं, और गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को जो है वो पहला कवि मानते हैं। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ये देखिए, सुमेलित नहीं है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। नेमिनाथ रास जो है वो सुमति की है ही। हाँ, नेमिनाथ रास सुमति गणी की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। और रेवंत गिरी जिन धर्म सूरी की नहीं है, विजयसेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जिन धर्म सूरी की कौन सी रचना है, वह है स्थूल भद्र रास। जिन धर्म सूरी ने स्थूल भद्र रास की रचना की है, रेवंत गिरिरास की रचना विजयसेन सूरी ने की है। सरहपाग से संबंधित तथ्य सही नहीं है। प्रश्न आ गया सरहपागा, जो राहुल सांकृत्यान जिसको पहला कवि जो है वो मानते हैं। ये देखिए, सरहपा वे सिद्ध साहित्य के प्रारंभ करता थे, बिल्कुल सही है। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये प्रश्न भी सही है। ये पंक्ति भी सही है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है, ये गलत है। सीधी सरल तो कैसे होगी? सीधी सरल नहीं है। संध्या भाषा शैली का प्रयोग उसमें भी है, तो वो सीधी सरल नहीं होती है। उन्होंने अंतस साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई, ये भी सही है। शंकराचार्य के बाद, ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन आ गया है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। इतना यानी कौन?
गोरखनाथ जितना। कहता है शंकराचार्य के बाद यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति हुआ है तो वो गोरखनाथ हुआ है। कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। ये देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को मूल रासो मानते हैं। कौन से संस्करण को? सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद हैं, उसको मूल रासो मानते हैं। बिसलदेव रासो के संपादनकर्ता इनमें से कौन है? बिसलदेव रास के इनमें से हैं माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। अगरचंद नाहटा। ये देखिए, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? अमीर खुसरो का ये प्रश्न जो है वो आ गया है इसमें कि उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये तो सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है। ये भी सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिल कर काव्य रचना की है। ये भी सही है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था। ये गलत है। अमीर खुसरो का लक्ष्य केवल धर्म का उपदेश देना नहीं था। धर्म का उपदेश देना नहीं था। सर्वाधिक राजाओं के काल इन्होंने देखे हैं। ये प्रश्न भी हमें याद रखना है। अमीर खुसरो ऐसा कवि है जिन्होंने सबसे ज़्यादा राजाओं का दरबार देखा है, सबसे राजाओं का शासन देखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? पदावली के आधार पर। पदावली मैथिली भाषा में रची गई है और बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी है। इसी के आधार पर मैथिल कोकिल इनको कहा गया है। देखिए, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? विवरण दिया गया है। देखिए, सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। ये सही है। जैन साहित्य आचार, रास, फागु, चरित आदि शैलियों में रचा गया। ये भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। ये गलत है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। ये भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, तो वो गलत है, क्योंकि पूर्वी भाग में सिद्ध और नाथ उत्पन्न हुए थे, जैन नहीं। ये देखिए, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवर्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल। और यही प्रश्न 2010 में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया था और यही प्रश्न वापस जो है वो 2020 में 10 साल बाद में उसी की परीक्षा के अंदर जो है वो रिपीट हुआ है। और प्रश्न जब 2020 में देखा तो ऐसा लगा जैसे पहली बार आया है, जबकि 10 साल पहले यही प्रश्न जो है वो आ चुका है। ये देखिए प्रश्न, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। उन्होंने साफ साफ ये लाइन लिखी है अपने इतिहास में कि कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये बिसलदेव रासो के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता है। उन्होंने इतिहास में ये लाइन लिखी हुई है कि बिसलदेव रासो ग्रंथ जो है उसमें श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस तो किंचित आभास मात्र है। ये देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये देखिए, उन्होंने नकार दिया कि ये साहित्य की कोटि में नहीं है, शुद्ध साहित्य की कोटि में। क्यों? क्योंकि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। लेकिन इस बात का विरोध जो है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है और उसका प्रश्न भी है, क्या कहकर किया है, आगे प्रश्न आएगा शायद। राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल वेल जो है वो रचना है और चंपू रचना है, गद्य पद्य में है और शिलांकित रचना है। देखिए, इसका रचयिता रोड़ा कवि माना जाता है। ये सही है। मूलतः एक शिलांकित रचना है। ये भी सही है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। सही है। राहुल
नामक नायक का शौर्य वर्णन है, ये गलत है। शौर्य वर्णन नहीं है, ये तो एक श्रृंगारिक रचना है, नक्सिक वर्णन है, इसमें नायिकाओं का वर्णन है, शौर्य वर्णन नहीं है। ये देखिए मिलान करना आ गया। भगवान को सगुण मानकर उसकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उसके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय क्या है? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य हैं, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी हैं और सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य हैं। देखिए कौन सा विवरण सही नहीं है? सही नहीं है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की कथाएं संकलित हैं, ये सही है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की हैं और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की कथाएं हैं और उक्त दोनों दोनों वार्ताएं गोस्वामी विठलदास द्वारा लिखी गई हैं, ये गलत है। ये विठलदास द्वारा लिखी हुई नहीं है, ये गोकुलनाथ द्वारा लिखी हुई हैं। गोकुलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के बेटे विठलनाथ थे और विठलनाथ के बेटे गोकुलनाथ थे। और उस गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव में वल्लभाचार्य के शिष्यों का किया है, कथाएं हैं, और 252 वैष्णव की वार्ता में विठलनाथ के शिष्यों की हैं और इन दोनों का रचयिता गोकुलनाथ है। इन दोनों रचनाओं में प्राचीन ब्रज भाषा का गद्य रूप मिलता है, ये भी सही है। आलवार भक्तों संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? आलवार कौन थे? आलवार वैष्णव धर्म से संबंधित थे। ये सुदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 है और उच्च वर्ण जाति के नहीं थे। उच्च जाति के नहीं थे ये आलवारों में आंडाल नाम की एक महिला भक्त भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। ये देखिए प्रश्न देखिए, हम अपने हम हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों में कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषयक यह उक्ति किसकी है? ये जॉर्ज ग्रेसन की है। ये देखिए जिस साहित्य में ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन के विरोध में लिखा गया है। उन्होंने लिखा है सांप्रदायिक शिक्षा मात्र होने की वजह से इनको शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखा जाता। किनको? सिद्धनाथ और सिद्धनाथ योगियों के साहित्य को। ये देखिए जिस जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हों उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यानी उन्होंने क्या कहा है? शुक्ल ने कहा है कि सांप्रदायिक मात्र होने की वजह से शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं रखी जाती, और ये कहता है कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है शुक्ल के उस कथन के बदले में। ये देखिए किस आचार्य के दार्शनिक सिद्धांत को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है? तो भेदाभेद नाम से किसको जाना जाता है? निम्बकाचार्य के दर्शन को। रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत था, मध्वाचार्य का द्वैतवाद है और विष्णु स्वामी जो है वो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य से संबंधित कथन सही नहीं है। वल्लभाचार्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? वल्लभाचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। शुद्धाद्वैतवाद, ये देखिए शुद्धाद्वैतवाद के थे। ये इसमें लिखा हुआ भी है कि इनका दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैतवाद कहलाता है और इसके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। इन्होंने अनुभाष्य और सुबोधिनी टीका आदि ग्रंथों की रचना की। इनका मूलतः इनका संबंध रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से स्थिर किया जाता है। ये गलत है, ये गलत है। इसमें श्री संप्रदाय से नहीं किया जाता है। सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सिद्ध सामंत युग, ये तो राहुल सामंत, भाई सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को राहुल सांकरत्यान ने कहा है, तो कथन भी इन्हीं का है। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये राहुल सांकरत्यान का कथन है।
विक्रम की 7वीं से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यानी अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। अंतिम प्रश्न है नंददास के संदर्भ में। नंददास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संबंध में कथन सही नहीं है। तो नंददास कौन थे? विठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप के 8 कवियों में शामिल हैं और ये विठलनाथ के शिष्य थे। वे गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे, सही है। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं, ये गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध तो सूरदास ही हुए हैं। अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध तो सूरदास हुए हैं, नंददास नहीं हुए। नंददास तो सबसे कनिष्ठ कवि थे, लेकिन विठलनाथ के जो कवि थे, शिष्य थे 4, उनमें तो यही श्रेष्ठ थे। लेकिन अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध सूरदास हुए, ये नहीं हुए। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचना रास पंचाधाई और भंवर गीत है। रसमंजरी नायिका भेद से संबंधित इनकी एक रचना है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है और रास पंचाधाई जो है वो भी प्रसिद्ध रचना है और भंवर गीत जो है वो भी प्रसिद्ध रचना है। तो ये कुल अच्छे प्रश्न हमारे साहित्य के हो गए हैं। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।